चलिए भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत और पहली खबर आपके सामने रख देते हैं। और पहली खबर कहां से? बंगाल अपडेट, क्योंकि टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा। 4 दिनों में 30वें सांसद ने ममता का साथ छोड़ दिया। अब 10 राज्यसभा सांसद बचे हैं उनके पास। बंगाल में भारी घमासान छिड़ा हुआ है और टीएमसी में बगावत और शुभेंदु के कड़े फैसले के बीच आज अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे। जैसे ही टीएमसी के महासचिव कोलकाता पहुंचे, एयरपोर्ट में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो गई और धक्का मुक्की तक होने लगी। तस्वीर और देखिए अभिषेक बनर्जी के साथ जिस तरह धक्का मुक्की हो रही थी, उससे एक बार फिर करीब 10 दिन पुरानी तस्वीरें ताजा हो गई, जब अभिषेक बनर्जी पर लोगों ने अंडे से हमला बोल दिया था। हिंसा प्रभावित उत्तरी 24 परगना में अभिषेक उस वक्त दौरे पर थे, तभी गुस्साए लोगों ने उन पर अंडे फेंके थे। उसकी तस्वीर देखिए, अभिषेक बनर्जी पे तो आज अंडे नहीं फेंके गए, लेकिन टीएमसी के कई दूसरे नेताओं पर आज भी अंडे से हमला हो गया। दुर्गापुर में टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर लोगों ने जमकर अंडे बरसा दिए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में सुकुमार की गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने अंडे बरसाकर अपना गुस्सा निकाला। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आग बबूला हैं और अपने गुस्से का इजहार लगातार अंडा फेंक कर ही कर रहे हैं। रायगंज में एक पार्षद के घर लोगों ने अंडे और कीचड़ तक फेंक दिए। ये तस्वीर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी अंडा अटैक हुआ। यहां लोगों के गुस्से का शिकार हुए टीएमसी के पार्षद नौशाद पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगे और जब आरोपों का खुलासा और गिरफ्तारी हुई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बंगाल के कुछ बिहार में कट मनी मांगने वाले नेता पर भी अंडे से हमला बोल दिया गया। लोगों की तरफ से आरोप है कि टीएमसी नेता के इलाके में दबंग वाली छवि थी, लेकिन सरकार बदली, निजाम बदला और भ्रष्टाचार के मामले में शिकंजा कसता चला गया। तो जनता का आक्रोश भी सामने देखने को मिला सड़क पर और ममता के नेता पर खूब अंडे बरस गए। ये देखिए, चुनावी नतीजों के बाद बंगाल के अंडे भी बदल गए हैं। उसने टीएमसी की वफादारी छोड़ दी है। अब उसे जैसे ही टीएमसी का कोई तोलेबाज नेता दिखता है, चटाक से चोट पहुंचा देता है। उनके सफेद कुर्ते पर पीला धब्बा लगा देता है। अंडा अकेले नहीं आता, पूरा गैंग लेकर चलता है, 10, 20 और 50 तक, और जिसको घेरता है उसके पास कोई चारा नहीं बचता। हैरान परेशान अवाक चेहरे पर खिसियाहट, झन्नाहट, झुंझलाहट और घबराहट साफ नजर आती है। लेकिन करें तो क्या करें? अंडा अब कमजोर और दंतहीन नहीं रहा, वो अंडा शस्त्र बन चुका है। गर्म होते ही उबलता नहीं, अपने दुश्मनों के पसीने छुड़ा देता है।
एक अंडा फेंका है, उसमें चोट लग गया। इतना नाजुक है आप। जनता ने उस पर डीम और अंडा फेंक के उसका स्वागत किया है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अंडागिरी है, लेकिन कुछ लोग इसे अंडा थेरेपी भी बता रहे हैं। मतलब अंडा लगते ही उसमें से निकला तरल पदार्थ भ्रष्टाचार की सॉलिड परतों की पोल खोल देता है। तो देखिए, कानून का डंडा बंगाल में चला अंडा। अब देखिए 28 मई उत्तर 24 परगना की घटना। सांसद सौगत राय की कार पर अंडा फेंक दिया गया। 30 मई दक्षिणी 24 परगना, सांसद अभिषेक बनर्जी पर अंडे से हमला हो गया। 6 जून कमराहाटी विधायक मदन मित्रा के काफिले पर अंडा फेंका गया। 9 जून नादिया पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास पर अंडे से हमला हुआ। यह अंडास्त्र है, अंडा शस्त्र। 11 जून दुर्गापुर टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर भी अंडा चले। तो लगातार अंडे से अटैक हो रहा है पश्चिम बंगाल में, इसलिए हम कह रहे हैं अंडास्त्र। लेकिन सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में यह अंडा से हमला क्यों किया जा रहा है। अब सवाल यह कि बंगाल में अब तक टीएमसी के दर्जनों नेताओं पर अंडे से अटैक हुआ। ममता बनर्जी के करीबी सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों पर अंडे चले हैं और चल रहे हैं भी लगातार। भ्रष्टाचार और कटमनी के आरोपियों पर सबसे ज्यादा अंडे बरस रहे हैं। और एक्सपर्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं जानकार, मानते हैं कि अंडा अटैक के पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक चाल है। इसका मकसद शारीरिक चोट नहीं, भयंकर राजनीतिक बेइज्जती है। नेताओं पर लोग पत्थर या फिर लाठी चलाएंगे तो चोट लगेगी, उनका खून बहेगा। इससे आरोपी नेताओं के प्रति सहानुभूति और हमदर्दी पैदा हो सकती है। लेकिन जब किसी बड़े नेता पर सरेआम अंडा फूटता है तो शारीरिक चोट नहीं, सामाजिक और मानसिक चोट पहुंचती है, बेइज्जती होती है। आरोपी नेताओं के सफेद दामन पर जब अंडे के पीले दाग लगते हैं तो उनका राजनीतिक अहंकार और साख सरेआम हो जाता है तार तार, और जनता का सालों से भरा आक्रोश या गुस्सा बिना चोट पहुंचाए उतर जाता है। बंगाल में प्रदर्शनकारियों के अंडा चलाने के पीछे एक और वजह है। जानकार मान रहे हैं कि कड़ी धाराओं और जेल से बचने के लिए भी अंडे चलाए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि नेताओं पर हमला करने पर पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी और किसी नेता पर पत्थर या लाठी चलाने पर जानलेवा हमले के आरोप लग सकते हैं। दंगा भड़काने या फिर जानलेवा हमले के आरोप में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो सकता है और तब विरोध कर रहे लोगों को जेल या फिर लंबे कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। लेकिन अंडा फेंकने को कानूनी भाषा में मामूली हमला और विरोध माना जाता है। इसमें गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं होता और लोग आसानी से बच निकलते हैं। तो क्या इसलिए बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपी या कटमनी वाले आरोपी नेताओं पर अंडा अटैक हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं अंडास्त्र? तो बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे को लेकर सियासत भी बहुत गर्म है। सुनाते हैं क्या कह रहे हैं सियासतदान। एक अंडा फेंका है, उसमें चोट लग गया। इतना नाजुक है आप। अरे हम तो कितना चोट झेला है। विपक्ष में रहने में कितना मजा आता है, कभी तो चखो। अभी तो शुरू ही हुआ है केवल। अगर किसी का बुआ मुख्यमंत्री हो तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। डीजे बजा दूंगा, ऐसे माथे दिखा के गोली मार दूंगा, पुष्पा झुकेगा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इनका जो असली जो औकात है अब पता चला। अगर उसने कोई गुनाह किया तो लॉ जो जिस तरह जो लॉ का जो विधान है वही हो। में तो दिक्कत ये है कि तृणमूल के सांसद बन के घूमने पे जनता रगेदती भी है, पकड़ती भी है, अंडे भी मारती है। तो अंडा भी चल रहा है तृणमूल के सांसदों पे, क्योंकि तृणमूल जिसके साथ लगा है जनता उसे तलाश रही है। इतने दिन तक जनता के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसी का हिसाब इनको मिल रहा है और आगे और भी मिलेगा। जहाँ पे जाएगा जहाँ पे जनता के ऊपर अत्याचार हुआ है और जनता ऐसे ही करते रहेंगे आगे। तो पश्चिम बंगाल में जनता के बीच जो आक्रोश इतने सालों से दबा या छुपा हुआ था वो सामने निकलकर आ रहा है और अंडे के रूप में भी आप सभी तक हमने तस्वीर और खबर पहुंचा दी। अब जरा और अगली तस्वीर और अगली खबर की बारी है। देखिए कैसे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं तो टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों की पोल खुल रही है लगातार। ये जो तस्वीर देख रहे हैं उत्तरी 24 परगना की है और यहाँ क्या खास है देखिए। 2.25 करोड़ कैश बरामद किया गया है। एक स्कूल में भारी कैश बरामद हुआ तो लोग सन्न रह गए और पुलिस एक्शन में आ गई। ये देखिए ये तो कैश की बात हो गई। अब हथियारों की बात, क्योंकि उधर बशीरहाट में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस की बरामदगी हो गई है। तस्वीर रही आपके सामने, ये देखिए बशीरहाट।
एसडीओ वेस्ट बंगाल तो कभी टीएमसी के डॉन रहे जी जहांगीर खान, आपको याद होगा, उस पर अब कानून का डंडा चल रहा है। कैसे, आइए दिखाते हैं एक परेड वाली तस्वीर। खास बात है क्या, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब परेड निकाली जा रही है, जहांगीर का पुष्पा वाला ये प्रचार जो है, पहले आप देख लीजिए जरा। ठीक, तो ये टीएमसी की डॉन रहे, लोगों पर कानून का अब हंटर चल रहा है। जहांगीर खान आपको याद होगा ही, जैसा हमने कहा, जिसने डर के मारे फालता से चुनाव लड़ने से मना किया था। उस जहांगीर खान के टीएमसी राज में तूती बोलती थी, इलाके में उसका डंका चलता था, बंगाल में उसका पुष्पा वाला अंदाज दिखता था। उगाही, अवैध वसूली, कटमनी और गुंडागर्दी का दूसरा नाम था जहांगीर खान। लेकिन अब आपको अगली भी तस्वीर दिखाएंगे हम। अरे ए सिंगम जारा पुष्पा को देख जानता, उनका साथ खड़ा है हमारा जहांगीर दा, हमारा शान है। जो डर गया वो मर गया, और पुष्पा डरते नहीं कभी नहीं। जो डार गया ओ मार गया, और पुष्पा डरते नहीं। तो पुष्पा डरते नहीं, झुकते नहीं, यहां झुक भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। कैसे, ये तस्वीर देखिए। सरेआम इनको कच्चे में निकाल दिया गया है परेड। ये बंगाल की पुलिस है, हाफ पैंट, मतलब जिसे शॉर्ट्स कहते हैं, निक्कर, निकाल दिया गया टी शर्ट पहनाकर। जहांगीर खान का ये जुलूस देखिए। सरकार बदलते ही जहांगीर खान की हवा निकल गई है एकड़ी। वो कानून के शिकंजे में है और अब वो कानून के सामने घुटने टेक कर परेड भी कर ही रहा है। तस्वीर तो देख ही रहे हैं आप। तो यहाँ पुष्पा चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ परेड निकाली जा रही है। पुष्पा डर भी रहा है और अभी झुक भी रहा है। लेकिन उधर टीएमसी के महासचिव जी अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। विधानसभा हस्ताक्षर विवाद मामले में सीआईडी ने पूछताछ के लिए उनको तलब किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें शाम 6 बजे तक जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना था, यानी पेश होना था। वो पहुंचे। इसके पहले उनको कई बार तलब किया गया था, लेकिन वो पहुंचे नहीं थे। तो अभिषेक बनर्जी तय समय से पहले ही सीआईडी मुख्यालय पहुंच गए और मीडिया से उन्होंने बातचीत किए बिना सीधे वो अंदर प्रवेश करते नजर आए। चले गए, देखिए। चलिए अब देख लेते हैं कि ममता के करीबियों पर कैसे कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है। देखिए, अभिषेक बनर्जी टीएमसी सांसद, अभिषेक बनर्जी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। कई नोटिस के बाद अभिषेक आज सीआईडी के सामने प्रस्तुत हुए, पेश हुए। फर्जी विधायकों के हस्ताक्षर को लेकर सीआईडी जांच चल रही है और पूछताछ और पेशी के लिए अभिषेक को कई बार नोटिस जारी किया गया था। राहत के लिए अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई, यानी दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 2 हफ्ते तक दबाव वाली कार्रवाई न करने के निर्देश दिए, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआईडी के समन पर जरूर पेश हो। अतिक्रमण को लेकर कोलकाता नगर निगम भी नोटिस थमा चुकी है उनको। मनी लॉन्ड्रिंग और टीचर भर्ती को लेकर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है वो। जहांगीर खान अभिषेक के राइट हैंड का, जिस इलाके में कभी सिक्का यानी भय चलता था, जो जहांगीर खान कभी खुद को टीएमसी का पुष्पा तक कहता था, उसी फालता में शुभेंदु की पुलिस ने आज जहांगीर की परेड निकाल दी, शॉर्ट्स में, निक्कर में। जहांगीर खान को हाफ पैंट पहनाकर सड़क पर पैदल घुमाया गया। 4 दिन पहले अवैध वसूली के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई है और जहांगीर नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर पर ही उसे दबोच लिया गया। अब वो बंगाल पुलिस की रिमांड में है, यानी शिकंजा कसता जा रहा है टीएमसी से जुड़े सभी लोगों पर। अब जरा सुनिए, आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं टीएमसी और बीजेपी के लीडर्स। रानी के राज में राजा का दुर्नीति, रानी के राज में राजा का दुर्नीति, और जिस तरह का दुर्नीति देखने को मिल रहा है कि स्कूल को भी अय्याशी का जगह बना दिया गया, चाहे वो सुरेंद्रनाथ कॉलेज हो चाहे हार्नेट स्कूल। बार बार हम लोग हार्नेट स्कूल के बारे में प्रश्न उठाए थे। आज प्रमाण हो गया कि हार्नेट स्कूल जो है वहाँ कम से कम 50 करोड़ रुपया था, वो तो 10 दिन से पैसा वहाँ से निकाल लिया गया है। तो लास्ट में हम लोग को शक हुआ तो वहाँ के लोगों ने उसको बंद करके फिर पुलिस को बुलाया था। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये जो सीआईडी का समन्स, ये तो अभिषेक बनर्जी को दिया गया, वो तो बराबर अभिषेक का पीछे पड़े हैं। अभिषेक को अपना जो वकील है उनसे चर्चा करके सिद्धांत लेने पड़ेगा। जैसे वो घमंडी बात बोले थे और जैसे ये अत्याचार किए हैं इतने दिन तक 15 साल,
इसका तो हिसाब होना ही चाहिए। पश्चिम बंगाल में इतना लूट किया है और सामने इधर बड़ा बड़ा भाषण देते थे, तो अब प्रधानमंत्री को लेके, हमारा होम मिनिस्टर को लेके इतना बड़ा बड़ा बात बोलते थे, खराब बात करते थे, आज खुद ही इतना बड़ा लुटेरा हो गया है। इसको कड़ी से कड़ी शास्ति होना चाहिए। चलिए, माननीय नेतागण क्या कहे आपने सुन लिया। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में कोलकाता से दिल्ली तक घमासान छिड़ा हुआ है इस वक्त। जो कल्याण बनर्जी ममता के सबसे करीबी सांसद माने जाते रहे हैं, जो कल तक एनडीए सरकार पर चुन चुन कर हमला करते थे, वो उनके सुर जो हैं थोड़े थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। झुक गया अपना नरेंद्र मोदी का पास, झुक गया, बचने के लिए झुक गया। अब झुकेगा नहीं, क्या बोल रहे हैं, झुक गया बीजेपी का पास, झुक। जी, तो वही कल्याण बनर्जी, उन्हीं को सुन रहे थे। अब ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। कल्याण ने ममता को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि या तो वो उन्हें चुने या अभिषेक बनर्जी को। तो क्या कल्याण ने भी टीएमसी का साथ छोड़ने का इशारा कर दिया है? अभिषेक बनर्जी है, दीदी पर डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी, मतलब एक तरह से कल्याण बनर्जी ये कहना चाह रहे हैं कि ममता से बैर नहीं और अभिषेक की खैर नहीं। देखिए, कल्याण बनर्जी ममता के सबसे भरोसेमंद सांसद माने जाते रहे हैं। मुश्किल वक्त में भी वो पूरी मजबूती के साथ पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब उन्होंने भी बागी तेवर दिखा दिए हैं। ममता को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि अब कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर करारा हमला बोला है और कहा है कि अगर अभिषेक टीएमसी में रहेंगे तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। उन्होंने एक वीडियो में भी कहा है कि अभिषेक के रवैये ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। तो दरअसल बुधवार की रात कल्याण बनर्जी के बेटे को अभिषेक का फोन आया। अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के बेटे को अपना केस लड़ने से मना किया। पैरवी से मना करने के बाद कल्याण बनर्जी बुरी तरह से नाराज हो गए और ममता बनर्जी को कहा या तो अभिषेक को चुने या अपने वफादारों को। तो दरअसल ये पूरा मामला विधायकों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें कल्याण बनर्जी वकील थे, लेकिन अब उनकी जगह कोई जूनियर वकील टीएमसी की पैरवी कर रहा है। कल्याण बनर्जी मशहूर वकील है वहां और बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी के सांसद हैं। अदालत में टीएमसी से जुड़े ज्यादातर मामलों की वो पैरवी करते हैं। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद नाराज लोगों ने उन पर भी अटैक किया था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके वो विवादों में रहे हैं, आपको याद होगा वहां। तो कल्याण बनर्जी ममता से क्यों खफा है, आइए सुनाते हैं जरा क्या रहे हैं कल्याण बनर्जी और उनकी नाराजगी पर बीजेपी और टीएमसी क्या कुछ कह रहे हैं। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपको। वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन कल्याण जी जो भी रिएक्ट किया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। कल्याण बनर्जी फाइटर है, वो दीदी के साथ शुरू से लेके आज तक खड़ा रहा है। कल्याण बनर्जी कहीं नहीं जाएगा। कल्याण बनर्जी भावुक आदमी है और दीदी का नाम लिया, दीदी बात करेगी और दीदी बात करेगी, ठीक हो जाएगा। तो एक तरफ टीएमसी के बड़े बड़े नेता और सांसद, कद्दावर सांसद ममता का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं कद्दावर नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा क्या कर रहे हैं, आइए जरा जान लेते हैं, तस्वीर भी दिखा देते हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बीच ऐलान किया है,
उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के वो साथ हैं और बगावत का उनका कोई इरादा फिलहाल नहीं है। ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई इरादा नहीं है। फिलहाल शब्द को हटा दे तो इसके बहुत मायने होते हैं। देखिए, टीएमसी के एक और सांसद ने आज इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने भी आज ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, टीएमसी का साथ छोड़ दिया। 4 दिनों में ममता का साथ छोड़ने वाले वो राज्यसभा से तीसरे सांसद हैं। अब आपके सामने रखेंगे तमाम डिटेल्स। तो कितने विधायक सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ा, यह भी जान लीजिए। देखिए, टीएमसी के जो विधायक हैं अभी 80 और बाकी इसमें से विधायकों की संख्या कितनी है? 64। यानी कि ममता के साथ मात्र 16। अभी मतलब जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरों के मुताबिक 16 ही रह जाएंगे, आप समझिए। और टीएमसी के सांसद कितने हैं मौजूदा? 28। बाकी सांसद कितने हैं? उसमें से 20 हैं। और ममता के साथ कितने रह जाएंगे? अगर 8 सिर्फ रह जाएंगे। और राज्यसभा के टीएमसी सांसद कितने हैं? 13। और टीएमसी जो उन्होंने छोड़ी है सदस्यों ने 3। ममता के साथ फिलहाल 10। यह है हिसाब किताब। लेकिन आगे देखिए, पार्षद मेयर में भी भगदड़ मची है। पहले टीएमसी के पार्षद 1900 से ज्यादा संख्या में थे। टीएमसी छोड़ने वाले पार्षद 150 प्लस हैं अभी। ममता के साथ करीब 1700। पहले ममता के साथ मेयर जो 7 हैं वो, और ममता का साथ जिन्होंने छोड़ दिया वो उनकी संख्या 2 है, जो नीचे आप देख भी पा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको विस्तार से पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता की पार्टी में भगदड़ मची है, जैसा सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के बीच कैसे ममता को थोड़ी राहत मिली है, अब आपको सुनवाते हैं ममता के करीबी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे बड़े नेताओं के बयान। मैं बोल दिया, मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। बंगाल में 15 साल के बाद में सरकार परिवर्तन हुआ एवं राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है। 34 साल लेफ्ट के समय में भी कोलिब्रेशन नहीं मिला, 15 साल भी नहीं मिला। ये 50 साल का जो सफर है, इसमें केंद्र राज्य के बीच में डिफरेंसेस था। अब राज्य केंद्र मिलने से कितना डेवलपमेंट होगा ये सबको। जिस घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने हमारा साथ दिया, आज मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आज उनकी मुसीबत की घड़ी में या दुख की घड़ी में मैं उनका साथ दूं। मैं ममता जी के साथ हूं, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं। समाप्त हो जाएगा। अभिषेक बनर्जी जेल चले जाएंगे, ममता बनर्जी रह जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। इसीलिए ममता बनर्जी को मैं कहना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस का साइन बोर्ड आपने लगाया था, आपका सम्मान जाते जाते आप साइन बोर्ड खोल दीजिए। जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं, जिसका जो मर्जी है वो करेंगे। लेकिन आने वाला दिन में ये साबित हो जाएगा, जब भी पार्टी का सामने कोई खतरा आया है, जब भी ममता बनर्जी बड़ी मुसीबत में पड़ी है, अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर ममता बनर्जी जीती। तृणमूल के संगठन, अभिषेक बनर्जी का संगठन में संघ है, गठन नहीं है। सभा के लोग जो निर्णय ले रहे हैं उसके साथ हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का विरोध रह सकता है, मगर तानाशाही के खिलाफ जामहूरियत के लिए जो लोग जो आवाज उठे रहे हैं, हम लोग इसको स्वागत करते हैं। तो एक तरफ पार्टी टीएमसी पार्टी में टूट चल रही है, सांसद जो इधर उधर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं इस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की बैठक में पहुंचे दिल्ली, और वहां पर तमाम जो देख रहे हैं नेताओं के साथ महामंथन, देश की रफ्तार और उसमें कैसे विकास हो और उसको लेकर यह महामंथन का दौर। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस दूसरी ओर आपसी हिसाब किताब सुलझाने में लगी हुई है। कैसे? आइए दिखाते तस्वीर और जानकारी भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि चुनावी चर्चा इस वक्त कर रही है कांग्रेस। आज दिल्ली में कांग्रेस की भी बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के तमाम जो उनके वरिष्ठ लीडर्स रहे उनकी मौजूदगी रही।
कांग्रेस की तरफ से टेंशन और उस वक्त बढ़ गया जब मध्य प्रदेश ने बीजेपी ने राज्यसभा की तीनों सीटें अपने नाम कर ली, यानी जीत ली। और यहां कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया था, मीनाक्षी नटराजन का, और बीजेपी के तीनों ही उम्मीदवार विजयी हो गए। थैंक यू। अब चलिए विस्तार से देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जश्न कैसे मना रही है। तो मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है, वो भी बिना किसी मुकाबले के, क्योंकि मैदान में विपक्ष से कोई था ही नहीं। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी जरूर बनाया था, लेकिन जानकारी छुपाने के आरोप में उनका पर्चा खारिज हो गया। ऐसे में कांग्रेस के खाते में जाने वाली तीसरी सीट महेश केवट जीत गए और एमपी से बीजेपी की 2 राज्यसभा सीट तय थी, एक कांग्रेस के खाते में जाती, लेकिन कांग्रेस की चूक से बीजेपी तीनों की तीनों सीटें जीतने में कामयाब हुई। दूसरी ओर कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और नामांकन खारिज करने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा और बुधवार को कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। उस शिकायत पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। आइए तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पूरे मामले को लेकर। चोरी से सीट लूटी गई है, इसका हम विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं और आखिर तब तक विरोध करेंगे। पूरे देश में आज इस बात को उजागर करेंगे कि किस प्रकार की बेईमानी इस रिटर्निंग ऑफिसर ने की है। इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और यह लड़ाई हमारी आखिर तक रहेगी। मीनाक्षी नटराजन को हम राज्यसभा में भेज कर रहे हैं। एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे प्रत्याशी विजय हुए हैं और लोकतंत्र में चुनाव में अगर कोई कानूनी त्रुटि का लाभ प्रत्याशी को मिलता है तो उसे मैं गलत नहीं मानता। आपराधिक प्रकरण दर्ज होना, आपराधिक चरित्र होना, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। केवल नोटिस के आधार पर फॉर्म रिजेक्ट करना ये क्राइम नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या का अंतिम प्रयास है। कागज इफेक्टिव नहीं है, कहाँ से आया किसने दिया विषय नहीं आता है। ये कागज आया वो फ्रॉड था। न्याय से तो हमेशा उम्मीद रहनी चाहिए, देश हमारा है, व्यवस्था हमारी है। अगर जिस दिन न्याय पे से व्यवस्था हट जाएगी उस दिन क्रांति आएगी, देखना। इन कांग्रेसियों का न न्यायालय पर भरोसा है न निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। ये कांग्रेस गुंडागिर्दी पर उतर रही है। नीतीश कुमार से क्या अपेक्षा करेंगे, लेकिन प्रक्रिया है उसको पालन करना हमको भी पता था, वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर से जो आदेश होगा वही करेगा। 2 प्रकार के फैसले नहीं हो सकते। झारखंड में आरोप अलग कहे और मध्य प्रदेश में आरोप अलग कहे। यदि मध्य प्रदेश सही है तो फिर झारखंड गलत है। झारखंड यदि सही है तो फिर मध्य प्रदेश में जो हुआ गलत। तो पहले हमने बंगाल की बात की, फिर हमने मध्य प्रदेश की बात की, अब आपको लिए चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार की बात हम करेंगे जहां विधान परिषद एमएलसी चुनाव में एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है। यहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार विधान परिषद चुनाव जीत गए हैं, तो भोजपुरी गायक पवन सिंह को भी जीत मिली है, बन गए हैं अब वो एमएलसी। देखिए अब आगे आपको लिए चलते हैं, कुछ और डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक खेला है, उसको थोड़ा समझने के लिए विस्तार देना बहुत जरूरी है। आइए आपको थोड़ा डिटेल्स रखते हैं और समझा देते हैं। देखिए विधान परिषद के चुनाव में एनडीए का दबदबा कायम रहा। 10 में से 9 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। बीजेपी के 4 और जेडीयू के 4 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। वहीं एलजेपी रामविलास के एक उम्मीदवार को भी सफलता मिली है, मतदान की जरूरत नहीं पड़ी और एक सीट आरजेडी के खाते में भी गई है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अब विधान परिषद के सदस्य होंगे। बीजेपी के पवन सिंह और संजय मयूख ने भी जीत हासिल की है। 9 सीटों में से पहले बीजेपी के पास 2 सीटें थी और अब हो गई हैं कितनी, 4। आइए इसी के साथ सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं निशांत कुमार। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट जी के नेतृत्व में विकास का काम जारी रखेंगे। पिताजी ने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में किया वो विकास का क्रम हम जारी रखेंगे और उनके जो अधूरे सपने हैं या जो उन्होंने एक समृद्ध बिहार, विकसित बिहार का सपना देखा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य, रोजगार, हर मामले में जितना बेहतर हम कर सकते हैं बिहार की जनता के लिए, एक समृद्ध बिहार, एक विकसित बिहार बनाने के लिए जो हो सकेगा मैं एक सदस्य के रूप में करूँगा। सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। नीतीश कुमार जी हमेशा चाहते थे कि जो विधान परिषद राज्यसभा की सीटें उसमें कोई चुनाव नहीं हो, निर्विरोध जीत के जाए और आज निर्विरोध निर्वाचित हुए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो गई बिहार की, अब लिए चलते हैं कहां चाहते हैं अब
उत्तर प्रदेश की खबर, क्योंकि यूपी के 3 शहरों में आज फिर से बाबा का बुलडोजर चल निकला है। पीला पंजा गरज रहा है। देखिए, वाराणसी से लेकर लखनऊ और इटावा तक में जमकर गरजा है बुलडोजर। सबसे पहले वाराणसी के दाल मंडी की ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों को जानकारी दी जा रही है। सुनिए जरा। ध्वस्तीकरण आज दिनांक 11/6/2026 को किया जाना है, अतः भवन को अतिशीघ्र खाली कर दे। जिन भवनों की रजिस्ट्री हो चुकी है उन सभी भवनों पर आज दिनांक 11/6/2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ये तो अनाउंस सुन लिया आपने, और इसके बाद दाल मंडी इलाके में जमकर चल गया बुलडोजर। कई मकानों को तोड़ा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच ये बुलडोजर एक्शन हुआ। ये देखिए, ये सड़क चौड़ीकरण, नवीनीकरण, ये सब कुछ, ये कई सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिससे आने वाले वक्त में शहर की जो छवि है वो बदलेगी। एक स्वच्छ, सुंदर और एक कहते हैं सब कुछ संयोजित तरीके से हो, उसी के लिए ये सब कुछ किया जाए। देखिए, दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन के बाद का ये अब नजारा है जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। हर तरफ मलबे मलबे बिखरे हुए हैं। देखिए, स्थानीय लोग भी जानते हैं कि आने वाले वक्त के लिए ये उनकी ज़रूरत के लिए, ये सबके सहूलियत के लिए हो रहा है। यहाँ काशी में पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, और एक सुनियोजित, एक स्वच्छ शहर लगे, उसके हिसाब से ये फ्यूचर को मद्देनज़र उस प्लान के तहत इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ये तो वाराणसी की बात हो गई, काशी की बात हो गई। अब राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की। तो लखनऊ के अलीगंज इलाके में भी हनुमान मंदिर के सामने वहां पीला पंजा यानी कि बुलडोजर एक्शन हुआ। आइए तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये वहीं की तस्वीर है राजधानी लखनऊ की। अतिक्रमण पर ये बुलडोजर चला है। इसमें एक संदेश भी है, कभी भी अतिक्रमण ना करें, और अतिक्रमण करके आपको लगता है कि थोड़े दिन निकल गए, कुछ एक्शन नहीं होगा, तो गलतफहमी में कभी भी चल जाएगा पीला पंजा, और हर जाने की जो रकम है वो भी आप ही को देनी होगी, वसूला जाएगा, प्लस कानूनी कार्रवाई अलग से होगी। तो ये सड़क चौड़ीकरण का काम होना है। यहाँ प्रशासन ने साफ कर दिया है कि विकास कार्यों के आड़े आने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब इटावा में रात के अंधेरे में बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। इटावा सफारी पार्क के पीछे ये मजार था, और बाद में वन विभाग ने उसी जमीन पर पौधारोपण कर दिया। अवैध हटाया गया और ये हरा भरा पौधा लगाया गया। अब विस्तार से जान लीजिए कि वाराणसी के दाल मंडी में क्यों चला है प्रशासन का बुलडोजर और आगे का प्लान क्या है। तो विस्तार से ध्यान से सुनिए। वाराणसी के दाल मंडी में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ। इलाके से कुल 181 भवनों को हटाया जाना है, जिनमें से 125 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। पहले यहां बुलडोजर के जरिए कार्रवाई हो रही थी, अब दाल मंडी की संकरी गलियों में पोकलेन मशीन की एंट्री हो चुकी है। इससे ध्वस्तीकरण की रफ्तार और तेज हो गई है। इसके बाद धार्मिक स्थलों के स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 6 मस्जिदें भी शामिल हैं। दाल मंडी की लंबी संकरी गली करीब 650 मीटर की है। इस संकरी गली को करीब 17 मीटर चौड़ा किया जाना है। इसमें बाबा विश्वनाथ धाम तक श्रद्धालुओं और वाहनों का पहुंचना आसान होगा, सुगम होगा। सालों पुरानी योजना को पूरा करने के लिए प्रशासन फुल एक्शन में है। चिन्हित भवनों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। योजना पूरी होने पर यातायात व्यवस्था इससे बेहतर होगी, सुगम होगी, और साथ ही इससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। यह है प्लान। वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता पीयूष आचार्य ने। साथ ही पुलिस ने क्या कुछ कहा एक्शन पर, वो भी सुनते हैं। दाल मंडी में भवनों के ध्वस्तीकरण का काम तेजी से चल रहा है। 131 मकान तोड़े जा चुके हैं और 12 भवनों को आज तोड़ा जाना है। ये 750 मीटर लंबी दाल मंडी की गली है, जहां पर लगातार भवनों के का ध्वस्तीकरण का काम लगातार जारी है। फिलहाल दाल मंडी जो है 12 फीट चौड़ी है, लेकिन अब तोड़ करके इसको क्रमशः चौड़ा किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण के क्रम में 12 भवन चिन्हित हैं, जो कि PWD की कार्रवाई है, जिसमें से 5 भवनों पर कार्रवाई प्रारंभ स्वयं मकान मालिकों के द्वारा की जा चुकी है। लगातार प्रशासनिक स्तर से इस पे जो कमेटीज हैं उनसे वार्ता चल रही है, और वार्ता के क्रम में बहुत जल्दी उन पे भी कार्रवाई होनी है। तो कोई भी अराजकता या अफवाह या ऐसा कोई भी कृत्य करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
एक और महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि अयोध्या से खबर है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चोरी को लेकर घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव के दावे के बाद इस पर बयानबाजी और काफी तेज हो चुकी है। तो क्या अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई? सवाल है। इस सवाल का जवाब अब तक मिल नहीं रहा है, लेकिन इसको लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। अयोध्या तो वही सवाल जो सबके मन में है कि क्या अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है, लेकिन इसको लेकर जमकर बयानबाजी जैसा कि आपको बता रहे हो रही है, आप भी सुन पा रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर घमासान इस वक्त चारों तरफ है। समाजवादी पार्टी ने 7 करोड़ की चोरी का आरोप लगाया था। हालांकि अब तक इस चोरी को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर अब जमकर बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी मंदिर चोरी पर बयान दिया। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है शिला पूजन के समय से ही चोरी हो रही है। शंकराचार्य ने कहा कि इसको लेकर कितने आरोप लग चुके हैं। शंकराचार्य ने कहा कि 4 लोगों की गिरफ्तारी की बातें आ रही हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इसको लेकर बयान दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा इस मामले में बहुत बड़े लोग शामिल हैं, यदि वो अभी पूरी सच्चाई बता देंगे तो खुद बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। समय आने पर पूरे मामले का सच सामने रखेंगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े विनय कटियार ने जांच की मांग की। जिस तरह के आरोप हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। यह मामला करोड़ों लोगों की श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा है। तो दरअसल अखिलेश यादव ने राम मंदिर में आए चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने लिखा था चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश यादव से सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे अखिलेश यादव ने। तो राम मंदिर में चोरी पर शंकराचार्य ने क्या कहा और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनते हैं। सुनवाइए। तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। अगर ऐसी बात है तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ढंग से। हमें विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। अब ये तो लोगों को सोचना चाहिए, जिसकी साइकिल पर चलने ठिकाना नहीं था, उसके पास 10-10 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े होटल हैं, कहाँ से आया ये? क्यों? किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, सबको जानता हूँ। नहीं, कुछ नहीं है। जिन लोगों को विवाद डालना है वो सब हट गए हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जाओ, अयोध्या जाओ और वहीं पर मंदिर का अध्ययन करो, रहो, अच्छा लगेगा आपको। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। कभी समय आएगा तो बोल दूंगा, अभी सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि बोल दूंगा तो परेशानी में आ जाऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में 10% सरचार्ज को लेकर ऊर्जा मंत्री बेहद आक्रोशित है, गुस्से में। मंत्री जी ने पूछा है कि यह फैसला बिना उन्हें बताए आखिर कैसे ले लिया गया। और यह भी अपने आप में अचंभा है, अगर उनको नहीं बताया गया तो ऐसे कैसे हो जाता है। अब जरा देखिए और समझिए कि कैसे मंत्री जी ने बिजली बोर्ड के चेयरमैन को जमकर सुनाया। अब उत्तर प्रदेश में बिजली बिल 10% बढ़ने पर घमासान चल रहा है। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली के दाम बढ़ाने का आदेश हुआ था, लेकिन इस बड़े बिल पर योगी के मंत्री बेहद गुस्से में हैं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। इसमें पूछा है कि 10% सरचार्ज बिना पूछे क्यों लगाया गया। चिट्ठी में योगी के मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पूछा है कि फैसला बिना उन्हें बताए और बिना सहमति कैसे लिया गया, बिना अनुमति बिजली महंगी करने का फैसला कैसे हुआ। उपभोक्ता परिषद ने पहले ही इसको लेकर मोर्चा खोल रखा है। मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें मीडिया से इस बारे में जानकारी मिली, ऐसे मामलों में पहले ही से जानकारी देना भी उचित नहीं समझा गया। पत्र में चेयरमैन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए। यूपी में पिछले महीने बिजली संकट से हाहाकार मचा था, आपको याद होगा। लगभग हर जिले से बिजली कटौती की खबरें सामने आने लगी थी और यूपी में बिजली खपत लगभग 32,000 मेगावाट तक जा चुकी है। सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री के सामने आने के बाद हालात संभला था। तो उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली को लेकर कैसे सियासी बयानबाजी चल रही है इस वक्त, देखते हैं, सुनते हैं, सुनिए। कुछ अधिकारी ब्यूरोक्रेट जानबूझ करके शासन की मंशा के विपरीत अगर कोई कार्य कर रहे हैं
तो विभागाध्यक्ष होने के नाते मंत्री की ये उत्तरदायित्व है कि वो ऐसे उनको डांटने का काम करे, उनको ताकीद करने का काम करे कि वो कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। तो बड़े वाले मंत्री हैं, दिल्ली से आए हैं, पीएमओ में रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को पता है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये निकम्मापन का जो दोष लग रहा है उनको, उससे बचने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दें। वो खुद ही मान रहे हैं उनके विभाग में काम ठीक नहीं हो रहा, जनता परेशान है, तो या तो परिवर्तन कराएं, कुछ करके दिखाएं, वरना कुर्सी है छोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की लूट हो रही है, लूट की छूट चाहते हैं, आपस में कोई समन्वय नहीं है, जनता हैरान है, परेशान है, लोगों को बिजली मिल नहीं रही, पावर कट चल रहे हैं, और उसमें मंत्री जी और सचिव महोदय आपस में झगड़ करके सिर्फ और सिर्फ विषयांतर करने के साथ साथ भ्रष्टाचार की लूट में छूट चाहते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, वो उनके नेतृत्व में विभाग चल रहा है, तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना जरूरी था। पावर कारपोरेशन भी कहीं न कहीं हठधर्मिता पर उतारू हो, जिससे सरकार की भी छब धूमिल हो रही है, और प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री भी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सत्यता है, उसकी जांच करना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करके प्रदेश की जनता को न्याय दिलाना चाहिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे, और अब बात हम करेंगे युद्ध की। तो आखिर निशाने पर भारतीय क्यों हैं, यह सवाल है। देखिए जरा समझिए कैसे अमेरिका और ईरान में फिर से जंग की आग भड़क उठी है। ट्रंप की सेना ने ईरान के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को उड़ा दिया है। तस्वीर देखिए। तो ईरान पर यह अमेरिकी अटैक, हर तरफ धुआं धुआं और धमाकों की गूंज यही सुनाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने इधर हमला बोला तो ईरान भी पलटवार में देर नहीं लगा रहा। मुस्तफा ब्रिगेड ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। सुनिए। और जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में बारूद बरसा दिया। ईरान के सैनिक ठिकानों और हथियारों अड्डों को टारगेट किया गया। ये देखिए। सिर्फ धमक गर्जना यही सुन पा रहे हैं, धुआं धुआं। ईरान ने भी जॉर्डन समेत कई देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरें ये जो देख रहे हैं आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, वो है जॉर्डन की, जहां ईरान ने करीब 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया। به سوی شما نواخته می شود. इसके माध्यम से ईरान ने संदेश लिखकर और तस्वीरें लगी हुई मिसाइलें भी अमेरिकी बेस पर चला दी। मैसेज साफ है। मैसेज ये है कि अगर हम पर अटैक करोगे तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम जोरदार पलटवार करेंगे और कर भी रहे। तो जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं तो युद्ध की आग से मिडिल ईस्ट में मौजूद हमारे भारतीयों पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि समंदर में अमेरिका ने एक जहाज सेटेबेलो पर अटैक किया और जिसमें हमारे 3 भारतीयों की मौत हो गई है। भारत ने लेकिन कड़ा विरोध प्रकट किया है। इस हमले से एक दिन पहले यानी 8 जून को अमेरिका ने मैरीवेक्स जहाज को टारगेट किया था और इसमें भी करीब 24 बल्कि 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। हालांकि उनका रेस्क्यू कर लिया गया था। जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, आगे इधर देखो। ये आप सुन रहे हैं ना, ये हिंदी में लोग बात कर रहे हैं, ये भारतीय हैं हमारे। जल्दी नीचे आओ, देखिए किस तरह से नीचे आओ, देखिए सुनिए अटैक किया गया, वो धुआं देख पा रहे हैं और ये पूरा क्षतिग्रस्त है। जल्दी नीचे आओ, ये सुनाई दिया।
तो 2 जहाजों पर हमलों की चपेट में भारतीय आए और इसी बीच अमेरिका ने ईरानी तेल ले जाने के आरोप में एक और जहाज पर हमला बोल दिया। एमटी जलवीर पर अमेरिकी अटैक का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर और 10 जून की तस्वीर। लेकिन देखिए, जब जलवीर जहाज पर अटैक हुआ तो वायरलेस पर क्या कुछ संदेश आया था, जहाज में क्या बात हो रही थी, वो भी सुनिए। They want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जलवीर आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। ओके सिनाज पोर्ट कंट्रोल, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम जलवीर दैट ऑल क्रू आर सेफ, दे आर इन फोक्सल एंड दे हैव अ ह्यूज फायर इन द इंजन रूम। बीच समंदर जहाज में लगी आग और आसमान तक उठता धुआं उस भीषण जंग के बढ़ने का ऐलान है जो अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है। अब एक बार फिर ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। एक तरफ बम बरस रहे हैं तो दूसरी ओर से मिसाइलों की बौछार हो रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट के इसी जंगी अखाड़े ने हिंदुस्तान को जख्म दे दिया है। पहले आर्थिक मोर्चे पर युद्ध ने परेशानी खड़ी की और अब तो समंदर में जहाजों पर तैनात भारतीयों की जान चली गई, क्योंकि ट्रंप की सेना ने 3 जहाजों को टारगेट किया। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। अमेरिका के अफसरों को तलब करने से लेकर यूनाइटेड नेशंस में 2 टूक कहकर भारत ने सीधा संदेश दिया है कि भारतीयों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब आपको डिटेल में बताते हैं, विस्तार से समझिए। तो दरअसल 3 दिनों में भारतीय क्रू वाला यह तीसरा जहाज है जिस पर हमला हुआ। 8 जून को पहला हमला एमटी मैरीबैक्स नाम के जहाज पर हुआ था। इस जहाज पर 28 नाविक सवार थे हमारे, जिसमें 24 भारतीय थे। भारत और ओमान की एजेंसियों ने सभी को बचा लिया। लेकिन 10 जून को फिर से एक जहाज एमटी सेटबेलो पर अटैक हुआ। इस जहाज पर 24 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 3 भारतीयों की जिंदगी खत्म कर दी गई। इसी बीच FSUI के मुताबिक एक और जहाज पर हमला हुआ। एमटी जलवीर जहाज को भी समंदर में निशाना बनाया गया। दावा है कि इन तीनों जहाजों पर अमेरिका ने अटैक किया। ओमान पोर्ट के पास भारतीय क्रू वाले जहाजों को निशाना बनाया। एमटी सेटबेलो पर हमले में 3 भारतीयों की जान चली गई, वो पुष्टि हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने भारत के हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका से नाराजगी जाहिर की गई है। देश में मौजूद सबसे वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया और अमेरिका के सामने भारत ने हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। अमेरिका की ओर से कहा गया कि उसने टैंकर पर सटीक हमला किया, क्योंकि आरोप है कि जहाज ने अमेरिकी सेना के निर्देश नहीं माने थे। अमेरिका ने दावा किया कि यह जहाज ईरानी तेल लेकर जा रहा था। अब जरा सुनाएंगे आपको, सुनिए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल और AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी क्या कह रहे हैं इसको लेकर। उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए। इसकी हम लोगों ने पुष्टि की और उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमेरिकी सीडीए को समन किया था और उनके समकक्ष हमने अपना विरोध जताया। हम उस पर हमारा जो पक्ष है उसको हम लोग रखेंगे। दुनिया भर में जो नाविक समुदाय है उसमें दूसरा सबसे बड़ा नाविक समुदाय है भारत, और हमारे नाविक समुदाय का उनका देखभाल करना, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग हमारे लिए बहुत ही अहम चीज है। मैं करता हूँ, उसको मजम्मत करता हूँ। एक तमाशा बना के रख दिया, पूरा एरिया, पूरा रीजन टर्मोइल में है। आप बताइए कितने लोग हमारे मर रहे हैं। हमारे शिप पे हमला कर दिया। तुम्हारा सेंटकॉम सेंटर को नहीं मालूम कितने कश्तियां जा रहे हैं वहां पे? सबको मालूम। सेंटकॉम जो यूएस का सेंटकॉम सेंटर है, सब मालूम। हमारी किश्ती पे आप हमला कर दिए। अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन जरा देखिए किन लोगों ने अपनी जान भी बचाई है। ये शिवानंद चौरसिया हैं जो इंजन फीटर थे, यूपी से आते हैं। इनकी मौत हो चुकी है, ये इन्होंने जान गंवाई है, इनकी जिंदगी चली गई है। और जैसे ही खबर आई कि शिवानंद की मौत हो गई, परिवार में जाहिर सी बात है मातम परस गया। परिवार वालों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है कि उनका लाल इस दुनिया में नहीं रहा। देवरिया यूपी। बड़े उम्मीद के साथ पालन पोषण करके पढ़ा लिखा कर घर वालों को, माता पिता को उम्मीद रहती है कि उनका लाल विदेश गया है कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। लेकिन अचानक से खबर मिलती है कि अटैक होता है और उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद ये स्थिति आप समझ सकते हैं। और ये इनको आप देख रहे हैं, ये आदित्य शर्मा है जो ट्रेनिंग के लिए गए थे, लेकिन अमेरिकी हमले में इनकी भी मौत हो गई।
उनका शव भी बरामद किया गया है। मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। ये आदित्य और बेटे की जान गई तो परिवार वाले गम में डूब गए, क्योंकि आदित्य जल्द घर आने वाले थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर आने का इंतजार किया जा रहा है और मातम में पूरी तरह से पसर चुका है, डूब चुका है इनका परिवार। तो कभी बेटे का इंतजार कर रहा था ये परिवार कि उनका बेटा हंसता खेलता आएगा, सभी परिवार के लिए कुछ ना कुछ लाएगा, लेकिन अब तो वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी डेड बॉडी, पार्थिव शरीर आएगा। बहुत दुखद। आइए बताते हैं कौन है वो 3 लोग जिनकी अमेरिकी हमले में जान गई। आदित्य शर्मा कैडेट, 23 साल के हैं ये। आदित्य शर्मा हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले थे। वो तेल टैंकर एमटी सेटबेलो पर डेक कैडेट के पद पर तैनात थे। आदित्य शर्मा अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इकलौती। दुखों का पहाड़ आप समझ सकते हैं। उनके पिता पंजाब के जालंधर में व्यवसाय करते हैं। आदित्य ने जालंधर से ही 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद स्कॉटलैंड से नॉटिकल इंजीनियरिंग की। फिर आदित्य ने जालंधर से मर्चेंट नेवी का कोर्स किया। उसके बाद 24 नवंबर 2025 को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिली। बताया जा रहा है कि उनका 15 महीने का ट्रेनिंग पीरियड था और वो 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर जहाज में ड्यूटी के लिए गए थे और 24 मई को लौटने वाले थे। 24 मई को, लेकिन 2 महीने बढ़वा लिए थे। मगर इसके बाद पहले लापता होने की खबर मिली, फिर मौत की खबर आई सामने। आदित्य के पिता ने बेटे का शव लाने के लिए खत लिखा है। सीएम सुक्खू ने दुख प्रकट किया। बीजेपी ने भी मदद का भरोसा दिया है। वहीं शिवानंद चौरसिया इंजन फिटर थे। शिवानंद चौरसिया यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे। वो 6 महीने पहले ही मर्चेंट नेवी में नौकरी करने गए थे। शिवानंद 2 भाइयों में बड़े थे और साधारण परिवार से आते थे। शिवानंद के परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। दावा है कि उन्होंने हमले से 1 दिन पहले ही घर पर बातचीत की थी। वहीं तीसरे जो शख्स हैं, पटनाला सुरेश, चीफ इंजीनियर, इन्होंने जान गंवाई। एमटी सेटबेलो जहाज में सुरेश बतौर चीफ इंजीनियर तैनात थे। हमले के दौरान जहाज में मौजूद सुरेश आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंजन रूम विभाग के प्रमुख थे, हेड थे। जहाज के संचालन और तकनीकी देखरेख की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। सरकार ने कहा है कि तीनों मृतकों के पार्थिव देह यानी शरीर जल्द भारत लेकर आएंगे। अब मृतकों के परिवार वालों को सुनवाते हैं, वो दुख की इस घड़ी में क्या कह रहे हैं। उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था। 22-23 साल का था, छोड़ के चला गया जी हमें। कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह से हमारे बच्चे की डेड बॉडी, उसके अवशेष हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ताकि हम उसकी अंतिम यात्रा को कंप्लीट कर पा पाए। हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा, लूंग थी वो हमारी। उसको कैप्टन को वार्निंग दी गई थी कि आगे शिप को मत ले जाओ। किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चियों को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वे कड़ी कार्रवाई करें। ये युद्ध अपराध है। मन सोचना ये मिलल बाकी क्या काला भैया ने कहा मिलल परसों शाम को बात हुई थी, क्या बता रहे थे वो बता रहे थे कि हम इस समय ईरान में हैं, शिप पे हैं, और कुछ नहीं बताया उन्होंने। मैं और कुछ तो नहीं बताया। बड़ा संघर्ष करके वो लड़का जो है शिप पे गया हुआ था, लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल की लड़ाई में उसमें 3 लड़कों के साथ कैजुअल्टी हुई है। तो 3 भारतीयों की जान के दुश्मन बनी ये जंग क्यों भड़क रही है, आइए जरा समझिए। 12 घंटे बाद ईरान में भीषण बमबारी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट वो कह चुका कि आज रात बहुत भारी रहेगा। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी उन्होंने दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात ईरान पर बहुत बड़ा अटैक करेंगे। ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए लिखा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। ट्रंप ने कहा है कि जल्द हम ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा जमा लेंगे। खार्ग ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा यानी अहम सेंटर माना जाता है। तेल से जुड़े ईरान के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जे का ऐलान किया है। कहा है कि ईरान में वैसे ही कंट्रोल करेंगे जैसे वेनेजुएला में किया। यह धमकी उस वक्त आई है जब दोनों देश फिर से भिड़ गए। अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य निगरानी नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। ईरान बोला हमने अमेरिका के 18 मिलिट्री बेस पर अटैक किया। अकेले जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात युद्ध की हो गई और अब हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप का,
जिसका आज रात से आगाज होने जा रहा है। आज रात 12:30 बजे लोगों में इसका जबरदस्त उत्साह यानी क्रेज देखने को मिल रहा है। देखिए, मैक्सिको में अब से कुछ घंटों में यह पहला मैच खेलने आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर फैंस में जबरदस्त खुमारी सवार है। ओडिशा के बीच से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें फैन सैंड आर्ट के जरिए फुटबॉल विश्व कप का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। केरल के वायनाड में एक फैमिली अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रही है और उसके लिए उन्होंने अपना पूरा घर ही तब्दील कर दिया है। कैसे? फुटबॉल वाले रंग में, देखिए। और इससे पहले आपको टूर्नामेंट के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कैसे 5,600 करोड़ की इस लीग में सब मालामाल हो रहे हैं। किसको कितनी इनाम राशि मिलेगी? तो चैंपियन 429 करोड़ पाएंगे, रनर अप 283 करोड़ पाएंगे और तीसरा स्थान जो लेकर आएगा 249 करोड़ वो पाएंगे। चौथा स्थान जो लेकर आएगा 232 करोड़ उनके खाते में जाएगा और 5 से लेकर 8वां स्थान जो हासिल करेगा 163 करोड़ उनके खाते में जाएंगे और 9 से 16वां स्थान जिसके पास आएगा 129 करोड़ उनके खाते में जाएगा। 17 से 32वां स्थान 94 करोड़ के रकम के हकदार होंगे और 33 से लेकर 48वां स्थान जो टीम लेकर आती है 77 करोड़ उनके खाते में जाएगी। और जैसा कि आपको बता रहे हैं, ये सब खाते किसके हैं? सभी टीमों में रकम जाएगी, जो भी जीतेगा उस हिसाब से, जितना हमने बताया। और अब बात करते हैं सबसे बड़े टूर्नामेंट की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक है। जैसा बता रहे हैं, फीफा इतिहास में पहली बार 3 देश विश्व कप की एक साथ मेजबानी कर रहे हैं। 3 देश कौन कौन से? इस बार अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो मेजबान है। पहला मुकाबला मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाना है। आज रात भारतीय समय अनुसार कितने बजे? 12:30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। और अब तक फीफा में सिर्फ 32 देश खेलते थे और इस बार 48 टीमें खेलेंगी। कुल मिलाकर वर्ल्ड कप 16 शहरों में आयोजित हो रहा है और 104 मैचेस खेले जाएंगे। 104 मैच वाला यह टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप भी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार 4 देशों ने हिस्सा लिया है। ये नई टीमें काबो वर्डे, क्यूरासाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान है। साल 1974 के बाद हैती पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रहा है। वहीं ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और स्कॉटलैंड साल 1998 के बाद लौट रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ब्राजील सबसे सफल टीम है। अब तक ब्राजील ने रिकॉर्ड 5 बार खिताब अपने नाम किया है। जर्मनी, इटली ने 4-4 बार फीफा वर्ल्ड कप का पहला सीजन जीता है। पहला सीजन वर्ल्ड कप का जो है साल 1930 में खेला गया। उसके बाद से हर साल फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। हर साल कितने? हर साल 4 साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अब आपको सुनवा देते हैं। फैंस में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है, उन्हीं की जुबानी सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कि फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल का फीवर क्या होता है। हर एक आदमी, शायद हम लोग वर्ल्ड कप नहीं खेलें मगर हमारा यहाँ पे हर एक बच्चा वर्ल्ड कप फॉलो करता है, वर्ल्ड कप देखता है। तो उस बच्चे के अंदर मैं भी एक बच्चा था, तो मैं देख के ग्रो हुआ हूँ। तो पहले ही हमारा वेस्ट बंगाल में फुटबॉल ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। तो हमने कोशिश की कि दुनिया के हर हिस्से, हर फील्ड से आप सभी तक इस 1 घंटे के बुलेटिन में पूरी खबर पहुंचा दें। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। बने रहे, देखते रहे आप एनडीटीवी इंडिया। आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार और आभार।